नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए पार्ट प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम ये देख रहे हैं सामाजिक संगठन कैसा था। सामाजिक संगठन में हम वर्ण व्यवस्था देख रहे हैं और वर्ण व्यवस्था में हमने पिछले अध्ययन में ये देखा कि वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में आते आते जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। तो आज हम देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था के जाति व्यवस्था में रूपांतरण की क्या प्रक्रिया थी। ऋग्वेद के काल की समाप्ति तथा आर्यों का समाज वर्ण के आधार पर एकीकृत था। आदर्श रूप में वर्ण का निर्धारण व्यक्ति के कर्म से होता था, किंतु क्रमशः सूत्र काल आते आते 600 ईसा पूर्व में कर्म वर्ण पर नहीं जन्म पर आधारित हो गए। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। ऐसा कहा जा सकता है कि धर्म सूत्र में एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का सूत्रपात हुआ जो जातिगत भेद पर आधारित थी। अब व्यक्ति के जन्म से उसकी सामाजिक स्थिति का निर्धारण होने लगा। यही व्यवस्था लगभग 2500 वर्ष से आज तक चली आई। सूत्र काल में से जातिगत नियम क्रमशः कठोर से कठोरतर होते गए। ऊंच नीच का भेद बढ़ता चला गया। जैसा कि सुविदित है कि 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और असंख्य जातियां हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए इन जातियों का वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारण आवश्यक है। पेशागत अथवा व्यावसायिक होने के कारण ये जातियां ब्राह्मण क्षत्रिय तो बन नहीं सकती थी। ऐसे में इन्हें वैश्य और शूद्र वर्ण के अंतर्गत ही रखा जा सकता था। इस युग में वैश्य वर्ण मुख्यतः व्यापार से संबंधित था। ऐसी स्थिति में वे सब जातियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे व्यवसायों पर आधारित थी शूद्र जातियों के रूप में परिगणित हो गई, किंतु बहुत से ब्राह्मण और क्षत्रियों ने अपने मूल कर्म से हटकर व्यवसायों में लग गए, लेकिन उनकी जाति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। गुप्तोत्तर काल में बहुत से नए वर्ण का जाति व्यवस्था में प्रवेश हुआ, जिसके कारण जातियों का विस्तार हुआ। इसके साथ ही अस्पृश्य जातियों की संख्या बढ़ी। जहां एक और नए वर्गों का सामाजिक व्यवस्था में समावेश हो रहा था, वहीं इसकी और जातिगत बंधन और कठोर होते जा रहे थे। जातियों के परस्पर सामाजिक व्यवहार में प्रतिबंध और निषेध बहुत बढ़ते जा रहे थे। समाज ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव की व्यवस्था मात्र बनता जा रहा था। समयांतर में शूद्र जातियों का विस्तार हुआ, जो क्षत्रिय जाति के विस्तार से कहीं अधिक व्यापक था। बहुत बड़ी संख्या में पशुपालक और वनस्पतिक जातियों का कृषि जातियों के रूप में शूद्र जाति में समावेश हुआ। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण और शहरी बाजार की बढ़ती हुई मांग के कारण शिल्पियों और उनकी श्रेणियों का भी विस्तार हुआ। उन्हें भी जातिगत पहचान प्रदान की गई। इस काल में वैश्य और शूद्र वर्ण के बीच के भेद की कम चर्चा की गई। इसका कारण यह है कि वैश्यों और शूद्रों के व्यवसाय में परस्पर व्याप्ति थी। इस काल में स्मृति, बृहस्पति, पाराशर, देवल आदि और कलिका पुराण में शूद्रों को कृषि, पशुपालन, शिल्प, व्यापार, वाणिज्य की कुछ निषेधों के साथ अनुमति दी गई थी। यदि किसी शूद्र की आर्थिक स्थिति अच्छी थी तो वह उच्च जातियों की सेवा किए बिना भी जीवन यापन कर सकता था। नारद शूद्रों को वैश्य और क्षत्रियों का व्यवसाय अपनाने की स्वीकृति देता है। स्कंद पुराण में 18 शूद्र जातियों को उनकी प्रकृति निर्धारित करके 3 श्रेणियों उत्तम, मध्यम और अत्यंज में बांटा है। यह विभाजन उनके व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार किया गया था। कोई भी कार्य ऊंचा या नीचा नहीं होता, किंतु तात्कालिक समाज की दृष्टि से कुछ कार्य अन्यों की अपेक्षा ऊंचे अथवा नीचे थे। इस कारण व्यवस्थाकारों ने ऐसा वर्गीकरण किया। गुप्त युग के अभिलेखों में एक पेशेवर लिपिक कायस्थ का उल्लेख मिला है। इसका कार्य राजकीय दस्तावेजों को तैयार करना है। ऐसा प्रतीत होता है कि लिपिक का कार्य अनेक जाति के लोग करते थे, किंतु परवर्ती गुप्त युग में कायस्थों ने अपने को एक जाति के रूप में संगठित करना शुरू कर दिया। इन्हें जाति व्यवस्था में